हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम आरबीएसई बोर्ड। देखिए, इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी में करा देंगे। तो प्लीज़ आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए और यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, आपका चैप्टर वीडियो में ही कवर हो जाएगा। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सिस्टम। देखिए, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि हर एक चीज़ किससे मिलके बनी हुई होती है। हर एक चीज़ एटम से मिलके बनी होती है। इट मीन्स एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम यूनिवर्स का सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है। एटम के जुड़ने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से ही बनती है हमारी सेल, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर चैप्टर। सेल जो होती है ये स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे सब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जान होती है वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वायरस फंगई हो गए, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल यूनिट सेल होगी। उसको हमने फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेल से ही मिलके बना है। छोटी छोटी सेल मिलके ही पूरा स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी सारे के सारे फंक्शन कराने के लिए भी सेल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला है। तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आपकी होगी सेल। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन यूनिवर्स तो वो होगा एटम। इसका मतलब एटम से ही मिलके हर एक चीज़ बनी है। तो सेल भी आपकी किससे मिलके बनी है? एटम से। ठीक है, तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो सेल्स के जुड़ने से बनते हैं टिश्यूज़। देखिए, जब सेल्स को आपस में जोड़ दिया जाएगा, यहाँ मैंने एनिमल सेल की एक पिक्चर आपको लगाई हुई है जिसके अंदर सेल के बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। 9th क्लास में हमने पढ़ा है। देखिए, अब सेल्स से मिलके बनते हैं टिश्यू। जब आप बहुत सारे सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो उससे टिश्यू बनते हैं, और यानी ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ नोन एज टिश्यू। और ये जो टिश्यू होते हैं ये धागे की जैसे यानी कि थ्रेड की जैसे होते हैं दिखने में। जब इन बहुत सारे टिश्यूज़ को आपस में मिला दिया जाएगा, बहुत सारे टिश्यू के मिलने से बनते हैं ऑर्गन। ऑर्गन जैसे कि आपके बॉडी के अंदर पाए जाने वाले स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सब क्या है? ये ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 tissues is known as which perform a particular function is known as organ। वो सारे के सारे ग्रुप टिश्यू के जो ग्रुप हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन्स के मिलने से जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन which perform a particular life process is known as organ system। जैसे कि आपको पता है डाइजेशन एक प्रोसेस है हमारी बॉडी की। ठीक है, अगर डाइजेशन नहीं हो, ये एक लाइफ प्रोसेस है, अगर ये नहीं होगा तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। तो डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है। तो डाइजेशन को करवाने के लिए हमारी बॉडी में आपके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो जब ये सारे के ठीक है, तो इन सारे के सारे ऑर्गन्स को हम मिला के बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे के सारे ऑर्गन किसके अंदर आते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं।
तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोसेस करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जब उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई है हमारी बॉडी। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो उन ऑर्गन सिस्टम के मिलने से बनती है बॉडी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम जब मिलते हैं तो बनती है हमारी बॉडी। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बनता है एटम। एटम से बने हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से मिलके बनी है सेल। सेल विच इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। उसके बाद आपके सेल से मिलके बने हुए हैं टिश्यू। टिश्यू से मिलके बना हुआ टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू। उसके बाद बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन। ऑर्गन से मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम और पूरे ऑर्गन सिस्टम्स को मिलाने पे बन जाती है हमारी बॉडी और ऑर्गन सिस्टम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉडी। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन। डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड insoluble substance into simpler and soluble substance so they can be easily observed by body। देखिए, जिस तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। एक साथ पूरे चैप्टर को याद तो करने बैठ नहीं जाते, राइट। इसी टाइप से हमारी बॉडी जब फूड लेती है तो वो फूड को डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है जिसे हमारी बॉडी डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो पहले हमारी बॉडी बाहर से आने वाले फूड का डाइजेशन करती है। डाइजेशन में वो कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड को, देखिए कॉम्प्लेक्स यानी कि वो टफ फॉर्म में होता है फूड, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर देती है और इनसॉल्युबल जो फूड होता है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, यानी डायरेक्ट पानी में या इजीली नहीं घुल पाएगा, वो बॉडी के अंदर इजीली नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में तो पूरा ब्लड है। तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से पहले क्या किया जाता है, सिंपल फॉर्म में और इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। That is why digestion is a process in which body convert complex and insoluble substance into simpler और soluble substance। ठीक है, उसके बाद है digestive system, the group of organ which perform digestion called digestive system। group of organs, जो सारे के सारे ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, उन्हीं सारे ऑर्गन्स को मिला के बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक बात और, जब आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को जब लेते हैं, जैसे कि आपने आलू खाया, गेहूँ खाया, तो ये सारे के सारे जो फूड हैं ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से ग्लूकोज बनता है। समझ रहे हैं बात को, कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि आलू, गेहूँ, ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जब हम इनको खाते हैं तो पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हमारे स्टमक में स्टोर रहते हैं, फिर जब इनका डाइजेशन होता है तो हमारी बॉडी इन्हें ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। तभी तो आपने देखा होगा कई बार आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करता है, आपको खाना न खिला के डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ाता है। रीज़न क्या है कि जब आप बीमार हैं तो आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स भी बीमार हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में आपको मेहनत ना करवा के, आपकी बॉडी को मेहनत ना करवा कर डायरेक्ट ही क्या है, जो फॉर्म आपकी बॉडी ऑब्जर्व करती है उसी फॉर्म में फूड को दे दिया जाता है, यानी ग्लूकोज की फॉर्म में आपकी बॉडी को दे दिया जाता है। इसी टाइप से जो हम फ़ैट खाते हैं, फ़ैट जैसे घी, तेल वगैरह में होता है फ़ैट, वो हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है और डाइजेशन के बाद वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है।
और जो हम प्रोटीन खाते हैं, दूध वगैरह में जो प्रोटीन होता है या एग्स वगैरह में प्रोटीन होता है, वो हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन को वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर लेती है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, फैट को हमारी बॉडी फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती है और प्रोटीन को हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर लेती है। सो व्हाट इज डाइजेशन? Digestion is a process of breaking down insoluble and complex substance into soluble and simpler substance. ठीक है। The group of organ which perform digestion called digestive system. वो सारे के सारे ऑर्गन जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। यहाँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है। देखिए, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दो पार्ट में से एक पार्ट को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल और दूसरी पार्ट को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए, जब हम फूड को खाते हैं तो खाने के बाद हमारा फूड माउथ से हमारे बॉडी के अंदर जाता है और उसके बाद पूरे के पूरे ऑर्गन से होता हुआ डाइजेशन की प्रोसेस करवाता हुआ लास्ट में ये डाइजेशन होने के बाद एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फूड क्या है? माउथ। और जहाँ से हमारा खाना जो है बाहर निकलता है, वो फूड बाहर निकलता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं एनस। ठीक है। तो इनके बीच में जो और भी पार्ट्स हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कनाल और एक को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कनाल क्या होती है, इसको देखेंगे पहले। फूड जहाँ से आता है और आकर बाहर निकलता है, तो पूरा जो ये रास्ता है जहाँ से फूड आ रहा है और होता हुआ डाइजेशन होता हुआ उसका बाहर निकल रहा है, तो इस पूरे रास्ते में जो भी ऑर्गन्स आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। ये पूरे के पूरे ऑर्गन्स कहाँ पे आएंगे, किसके अंदर आएंगे? एलिमेंट्री कनाल के अंदर आएंगे। और दूसरा पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम खाने के अंदर बीच बीच में एंजाइम सक्रीट करना होता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में वो पार्ट आएंगे जो कि बीच बीच में यहाँ पे एंजाइम का सक्रीशन करते हैं, ताकि कि फूड जो है इजीली जो है डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कनाल में को क्या क्या पार्ट्स आते हैं उनको देख रहे हैं। यहाँ मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारा जो फूड है वो माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में आता है। माउथ के आसपास के एरिया को बोलते हैं बकल कैविटी। देखिए, जो आपका माउथ होता है, आप ध्यान देंगे इसमें एक तो होते हैं आपके टीथ के नीचे होती है आपकी टंग, और टंग के जस्ट ऊपर जो एरिया होता है, टंग के जस्ट ऊपर टच करके देखिए, इसे बोलते हैं आप पैलेट। तो ये तीनों मिला के बकल कैविटी कहा जाता है इसको। देख लीजिए, टीथ, टंग और पैलेट, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं बकल कैविटी। तो सबसे पहले फूड माउथ के थ्रू लिया जाता है, फिर वो कहाँ जाता है? बकल कैविटी में जाता है। बकल कैविटी से ये जो है, देखिए यहाँ पे आपको एक पाइप दिख रहा है, पाइप के थ्रू नीचे की तरफ आता है। इस पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है। स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा, स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है, क्योंकि आप लोग गलत करके आते हैं। स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है इसका ईसोफेगस। तो फूड ईसोफेगस में होता हुआ कहाँ आता है? ईसोफेगस में होता हुआ फूड जे शेप के स्टमक में आता है। स्टमक से होता हुआ ये फूड जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे आपको छोटी छोटी बहुत सारी पाइप्स दिख रही होंगी, ये होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ देर तक खाना रहता है, उसका काफ़ी ज़्यादा पार्ट का ऑब्जर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद फूड आता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर यहाँ पे आपके फूड का फिर से
डाइजेशन का जो भी पार्ट रह जाता है वो डाइजेशन होता है। उसके जस्ट बाद आपका जो है फूड आता है रेक्टम में, और रेक्टम के थ्रू होता हुआ एनस में आ जाता है, जहाँ से आपका फूड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो वापस से एक बार देख लीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा माउथ, हम खाना मुंह से खाते हैं। माउथ के बाद जो हमारा फूड है वो बकल कैविटी पार्ट में रहता है। बकल कैविटी पार्ट कौन सा है, टीथ, टंग, और टंग के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है पैलेट। इसके बाद हमारा खाना एक पाइप के थ्रू होता हुआ नीचे की तरफ स्टमक में जाता है। इस पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद फूड स्टमक में स्टोर रहता है, जो कि जे शेप का होता है। इसके बाद फूड कहाँ जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटे छोटे बहुत सारे पाइप्स जो हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके बाद आपका जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम से एनस में जाके बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली है, वो ये है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो आपका लेंथ है वो 5 से 6 मीटर होता है। 5 से 6 मीटर बहुत लंबा होता है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इतनी छोटे से एरिया में कैसे आ सकता है। इसलिए आ सकता है क्योंकि ये जो पाइप्स हैं बेटा ये बहुत छोटे छोटे हैं, इसीलिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू बनी हुई है, जहाँ पे फूड आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो गया है, अब हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहली ग्लैंड है सबसे पहली ग्लैंड है स्लाइवरी ग्लैंड। आप लोगों को पता होगा स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, हमारे माउथ के अंदर जो बकल कैविटी वाला एरिया है उसमें हमारी स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। इसके बाद सेकंड है लिवर। लिवर आपके कहाँ पाया जाता है, जो लिवर होता है ये आपके जस्ट स्टमक के पास पाया जाता है। देखिए यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया गया है, स्टमक के जस्ट पास में जो पाया गया काफ़ी बड़ा है, इसको कहते हैं हम लिवर। लिवर वाले पार्ट के बाद लिवर के नीचे की तरफ थोड़ा सा ये होता है गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, लिवर जो है ये बाइल एंजाइम को सिक्रीट करता है। बाइल एंजाइम जो होता है इसका कलर ग्रीनिश येलो होता है। कौन सा होता है, ग्रीनिश येलो। ठीक है, तो लिवर जो एंजाइम सिक्रीट करता है उसको बाइल बोलते हैं, जो ग्रीनिश येलो है। और ये ग्रीनिश येलो जो एंजाइम है ये गैल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। लिवर के जस्ट नीचे छोटे छोटे पाइप्स की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो गैल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज होती है किसकी, आपके बाइल की, बाइल जो है एंजाइम की। ठीक है, तो जो बाइल एंजाइम है ये गैल ब्लैडर में तो स्टोर होता है, और ये बाइल डक्ट के थ्रू जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा लगे कि लिवर जो है स्टमक के पास है तो इसके जो एंजाइम है बाइल वो स्टमक में जाना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। ये जो है लिवर का जो एंजाइम है बाइल ये जाता कहाँ पे है, ये एक्चुअली में बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो लिवर से ग्रीनिश येलो बाइल निकलता है एंजाइम, जो कि कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड है हमारा पेनक्रियास। देखिए जो पेनक्रियास है ये कहाँ पाया जाता है, इधर देखिएगा आप, ये लिवर स्टमक के बीच में पाया जाता है। लेकिन आपको ये क्लियर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने इसको देखिए रोटेट किया है, दिख रहा है ये लिवर के जस्ट पीछे की तरफ। लिवर स्टमक आगे की तरफ है, ये जस्ट पीछे का आपका डायग्राम है, पीछे की तरफ। तो पेनक्रियास जो है ये पीछे की तरफ है, बिहाइंड द स्टमक है, और इससे 3 एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि होते हैं पैनक्रेटिक, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये तीनों एंजाइम भी जो हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये तीनों एंजाइम भी जाके कहाँ जाते हैं, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाते हैं। तो टोटल करके बात ये समझ में आई कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें आप देखिए हमारे पहले कौन सा एंजाइम गया, पहले लिवर से जो एंजाइम था वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। यहाँ पेनक्रियास जो है इससे भी जो एंजाइम निकला है वो भी हमारा कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ देख लीजिएगा आप, समझिए। सबसे पहले स्लाइवा है, स्लाइवा हमारे माउथ के अंदर पाया जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड। उसके बाद है लिवर, लिवर हमने देख लिया था स्टमक के जस्ट पड़ोस में पाया जाता है। उसके बाद पैनक्रियास, लिवर और स्टमक के पीछे की तरफ पाया जाता है। फिर
एक होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपकी पाई जाती है स्टमक में। ये भी जूस का सेक्रेशन करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस का सेक्रेशन करती हैं। और इंटेस्टाइन ग्लैंड, इंटेस्टाइन ग्लैंड एक और ग्लैंड होती है इंटेस्टाइन ग्लैंड, वो आपकी पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ देखिए 3 जगह से एंजाइम्स आ रहे हैं। लीवर से जो एंजाइम्स हैं बाइल एंजाइम वो आ रहा है, पैनक्रियास से जो एंजाइम हैं 3 गैस्ट्रिक एंजाइम्स वो आ रहे हैं, जूस एंजाइम्स वो आ रहे हैं, और खुद का जो एंजाइम है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के थ्रू जो एंजाइम आ रहा है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने आगे आपको लिखा हुआ है। तो ये हमारे हो गए दोनों पार्ट्स। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है नोट्स हैं, इनको आप प्रॉपर उतार लीजिए और इसको अपने कॉपी में बना लीजिए। थैंक यू। कल आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, तब तक के लिए आप ये नोट्स बना लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please do subscribe and share the video.